नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब क्लासेस सुभांश क्लासेस में। हम आपके लिए लेकर आए आज केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर परमाणु संरचना। परमाणु के मुख्य रूप से 3 कण होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दी, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दी। पहला कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। यह ऋण आवेशित कण होता है जो परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसका प्रतीक होता है -1 E0 होता है, परंतु सामान्य अवस्था में इसे -E से प्रदर्शित करते हैं। इसका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। इसका AMU में द्रव्यमान 0.0005486 AMU होता है। इलेक्ट्रॉन पर -1/6 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश होता है। ऋणावेशित होने के कारण यह धनावेशित कणों की ओर आकर्षित रहता है। इसकी खोज किसने की थी? इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में की थी। सेकेंड कण है प्रोटॉन। यह परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाला धनावेशित कण है। इसका प्रतीक 1p1 होता है, परंतु समान अवस्था में से p से प्रदर्शित करते हैं। धनावेशित होने के कारण यह ऋणावेशित कणों को आकर्षित करता है। इसका द्रव्यमान 1.672 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। इसका AMU में द्रव्यमान 1.007276 AMU होता है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। इस पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश पाया जाता है। इसकी खोज सन 1919 में रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन। यह परमाणु के नाभिक में पाया जाने वाला उदासीन कण है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपके लिए यूजफुल हो रहा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। वीडियो दोस्तों बड़ा होगा, हम पूरा चैप्टर लेके आए, तो वीडियो को स्किप ना करिए और आप अपनी नोट बना लीजिए। आपके लिए फुल रिवीजन क्लासेस ला रहे हैं। इसका प्रतीक 0N1 वोल्ट होता है, जिसमें समान अवस्था में N से प्रदर्शित करते हैं। इसका द्रव्यमान 1.675 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। इसका AMU में द्रव्यमान 1.00866 AMU होता है। इसकी खोज जेम्स चैडवे ने की थी। कैथोड किरणें क्या होती हैं? इन्हें ऋणावेशित किरणें भी कहते हैं। जूलियस प्रकरण ने इन्होंने खोज की थी। जूलियस प्रकरण ने बताया गैसों के बहुत कम दाब पर एक विद्युत विसर्जन नली में विद्युत विसर्जन कराने पर नली में कैथोड से एक अदृश्य ऋणावेशित किरणों निकलती हैं, जो एनोड की नली की ओर चलती हैं। एनोड के पीछे कांच की दीवार पर हरे रंग का प्रदीप्त उत्पन्न करती हैं। इसी प्रकार नली के कैथोड से निकलने वाली ये किरणें कैथोड किरणें कहलाती हैं। इसका फिगर भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो फिगर भी बना लीजिए आप कैथोड किरणों का। नेक्स्ट है एनोड किरणें। फ्रेंड्स, कैथोड किरणों के गुण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। ये किरणें वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होती हैं। ये किरणें ऋणावेशित होने के कारण छोटे छोटे ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। ये किरणें गैसों को अनिकृत करती हैं। ये किरणें फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती। एनोड किरणें इंपॉर्टेंट। एनोड किरणों को क्या कहते हैं? धन किरणें। गोल्डस्टीन इन्होंने खोज की थी। गोल्डस्टीन ने बताया बहुत कम दाब पर किसी विसर्जन नली में किसी गैस का विद्युत विसर्जन कराते हैं, जबकि नली में कैथोड छिद्रित लगा हो, तब नली के एनोड से एक प्रकार की किरणें निकलती हैं जो नली के कैथोड की ओर चलती हैं तथा नली के कैथोड के छिद्रों से निकलते हुए कांच की दीवार पर हरे रंग का प्रदीप्त उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार नली के एनोड से निकली ये किरणें धनावेशित किरणें कहलाती हैं। इन्हें कैनाल किरणें भी कहते हैं। ये फिगर है दोस्तों इसके। और एनोड किरणों के गुण या विशेषता। ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं।
ये रेखा छोटे छोटे धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। ये किरणें विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों में ऋणावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होती है। ये किरणें गैसों को आयनीकृत करती है। यदि वीडियो आपके लिए यूजफुल हो रहा हो तो वीडियो को लाइक कर, आपके लिए फुल चैप्टर लाए हैं तो फ्रेंड्स वीडियो तो बड़ा होएगा ही, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। न्यूटन की खोज किसने की थी? प्रथम जेम्स चैडविक ने बेरोलिन बेरोलियम तत्व पर अल्फा कणों की बौछार कराई, जिससे फलस्वरूप एक उदासीन किरणें प्राप्त हुई। इन उदासीन किरणों का विश्लेषण किया गया तो पाया गया यह अति सूक्ष्म उदासीन कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें न्यूट्रॉन कहते हैं। 4Be9 2He अल्फा किरणों की कराई तो हमें क्या बना? 6C12 0N1। ये जहां हमें 0N1 न्यूट्रॉन मिला। रदरफोर्ड के अल्फा कणों का प्रकीर्णन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अल्फा कणों का प्रकीर्णन। रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी कराई, जिसके फलस्वरूप उसने निम्नलिखित बिंदु प्राप्त किए। उनके कुछ निम्नलिखित इंपॉर्टेंट कथन थे। रदरफोर्ड ने देखा कि कुछ अधिकांश अल्फा कण सोने की पतली पन्नी को भेदकर दूसरी ओर निकल जाते हैं, जिससे उनकी निष्कर्षण निकलता है कि परमाणु अधिकांश भाग खुला होता है। परमाणु रदरफोर्ड ने देखा कि कुछ अल्फा कण उसी रास्ते से वापस लौट आते हैं जिस रास्ते से यह गए थे, जिससे ये रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि धनावेशित भाग होता है जो परमाणु के केंद्र में पाया जाता है, जिसका नाम रदरफोर्ड ने नाभिक रखा। रदरफोर्ड ने देखा कि कुछ अल्फा कण 90 अंश से अधिक या 90 अंश के कम कोण पर विक्षेपित होते हैं। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि नाभिक सघन एवं दृढ़ होता है। जी दोस्तों, देखा एनोड के गुणों की विशेषता। ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। ये किरणें छोटे छोटे धनावेश कण से मिलकर बनी होती हैं। ये किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में ऋणावेशित प्लेटों की ओर आकर्षित होती हैं। ये किरणें गैसों को अनिकृत करती हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके लिए दोस्तों थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था? थॉमसन या थॉमसन दोनों चीज कहते हैं। ये तरबूज का मॉडल। दोस्तों ये सबसे पहला मॉडल पूछ सकता है, ऑप्शन में पूछ सकता है सबसे पहला परमाणु मॉडल किसका था, तो थॉमसन का मॉडल था। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल, सर्वप्रथम थॉमसन ने बताया कि परमाणु तरबूज के समान अति सूक्ष्म गोलाकार कण होता है जो धनावेशित तथा से दो भागों से मिलकर बना होता है। धनावेशित भाग संपूर्ण परमाणु में एक समान रूप से वितरित रहता है तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन परमाणु इस प्रकार धसे रहते हैं जैसे तरबूज में बीज। ठीक है, इसका थॉमसन का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इसे नाभिकीय मॉडल भी कहते हैं। रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार कण है जो दो भागों से मिलकर बना है। परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित भाग होता है। धनावेशित भाग को चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तीसरा पॉइंट है, केंद्र में पाया जाने वाला धनावेशित भाग नाभिक कहलाता है। नाभिक सघन एवं दृढ़ होता है। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दो कण पाए जाते हैं। किसी भी परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या नाभिक के इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। इसे रदरफोर्ड की कमियों के दोष, इनकी कमियों में कुछ दोष भी थे जो निम्न प्रकार हैं। पहला दोष यह है कि ये परमाणु स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। इनका परमाणु मॉडल रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। सेकेंड मॉडल था बोहर का परमाणु मॉडल। इसे नील्स बोर या नील्स बाहर का भी कहते हैं परमाणु मॉडल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग कैपिटल H अपॉन H2 पाई होता है, का पूर्ण गुणज होता है। कोणीय संवेग NH अपॉन 2 पाई, जहाँ H प्लांक नियतांक है जिसका मान होता है, ये दोस्तों आ सकता है प्लांक नियतांक का मान कितना होता है। प्लांक नियतांक का मान होता है 6.6 × 10⁻³ होता है। n कक्षा या कोश है
और मुख्य ऊर्जा स्तर है, मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। इनके भी परमाणु मॉडल में कुछ कमियां पाई गई जो निम्न प्रकार है। यह मॉडल एक संयोजी तत्व तथा संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन पाए जाने वाले तत्वों या परमाणुओं या उनके आयनों की व्याख्या करने में सफल रहा, परंतु संयोजी कोष में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाने वाले तत्वों की व्याख्या करने में असफल रहा। मोस्ट इम्पोर्टेंट दूसरी कमी थी, यह मॉडल जे मान प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहा। कौन सा दूसरा था? जे मान प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहा। सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल, ये तीसरा मॉडल था, सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस निश्चित दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में घूमते समय ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। इनका दूसरा पॉइंट था, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग LH/2π होता है, LH/2π के बराबर होता है। तो कोणीय संवेग इन्होंने क्या दिया? कोणीय संवेग बराबर LH/2π, जहाँ L बराबर उपकोषों, उपकक्षा या उपमुख ऊर्जा स्तर या द्विघाती क्वांटम संख्या कहलाती है, द्विघाती क्वांटम संख्या कहलाई। बोरबरी के नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बोरबरी ने क्या नियम दिए? बोरबरी के नियम है, बोरबरी ने बताया प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहां n कक्षा की संख्या होती है। n बराबर 1 2 3 4 5 रखने पर 2 8 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। बोरबरी का सेकेंड नियम था, बोरबरी ने बताया कि प्रत्येक तत्व की कक्षा में जब तक दो तत्व रहते हैं तब तक के नियम के अनुसार पिछली कक्षा पूर्ण न हो जाए। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हम आपके लिए फुल चैप्टर रिवीजन ला रहे हैं। बोरबरी ने बताया कि बाहरी कक्षा में या किसी भी कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। परमाणु संरचना या आधुनिक डी ब्रॉगली समीकरण इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। डी ब्रॉगली समीकरण, डी ब्रॉगली ने बताया कि कि एम एम द्रव्यमान के कण का वेग v गतिमान करता है, तब उसमें तरंग दैर्ध्य लैम्डा उत्पन्न होती है तथा संवेग p में निम्न प्रकार संबंध है। तो उन्होंने क्या संबंध बताया? डेल्टा बराबर h/p, जहाँ लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, h नियतांक है और p संवेग है, और p व संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो डी ब्रॉगली के समीकरण आए दोस्तों दो, h/p और h/m/v। ये डी ब्रॉगली समीकरण कहलाया। इलेक्ट्रॉन की द्विगति प्रवृत्ति इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन की द्विगति प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म कण तथा तरंग दैर्ध्य दोनों के गुण प्रदर्शित करता है, यही इलेक्ट्रॉन की द्विगति प्रगति कहलाती है। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या था? हाइजेनबर्ग ने बताया कि किसी गतिशील सूक्ष्म कण की स्थिति एवं वेग का एक साथ निर्धारण संभव नहीं है। स्थिति और वेग का एक साथ निर्धारण संभव नहीं है, यह हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। यह सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आ सकता है जो आपके लिए पेपरों की दृष्टि से। परमाणु ऑर्बिटल क्या होते हैं? कक्षक, वे स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की अधिक से अधिक संभावना होती है, परमाणु ऑर्बिटल कहलाते हैं। हम केवल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेंड्स, यदि हमारी आपने क्लासें पढ़ ली तो आपके 100 में से 100 नंबर, 70 में से 70 नंबर पक्के हो जाएंगे। वे स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन औसतन अधिक पाए जाते हैं परमाणु ऑर्बिटल कहलाते हैं। परमाणु ऑर्बिटल कक्षक 4 प्रकार के होते हैं। एस ऑर्बिटल, इनकी आकृति गोलाकार होती है। कैसी होती है इनकी आकृति? गोलाकार। पी ऑर्बिटल, इनकी आकृति डंबल के आकार की होती है। डंबल कैसा होता है दोस्तों? ऐसा होता है। डी डी ऑर्बिटल, इसकी आकृति द्विडंबलाकार होती है, एक डंबल ऐसा और एक डंबल दोस्तों ऐसा। इनकी आकृति दो डंबलाकार होती है।
एफ ऑर्बिटल, इनकी संरचना बहुत ही जटिल होती है, लगभग गुलाब की पत्तियों की तरह। उपकोष क्या होते हैं दोस्तों? पूछ सकता है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, उपकोष क्या होते हैं? ऑर्बिटल पूछ सकता है, उपकोष भी पूछ सकता है। उपकोष उपमुख ऊर्जा स्तर या उपकक्षा को उपकोष कहते हैं। यह भी 4 प्रकार के होते हैं। एस उपकोष, वह उपकोष जिसमें एक ऑर्बिटल या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पूछ सकता है एस उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ऑर्बिटल और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक नीचे होता है, एक ऊपर को जाता है तीर। यदि वीडियो आपके लिए यूजफुल हो रहा है तो वीडियो और पी उपकोष, वह उपकोष जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल या अधिक ऑर्बिटल, जिनमें 3 ऑर्बिटल तथा अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उससे पी उपकोष कहते हैं। इसे S2 से भी प्रदर्शित करते हैं, पी उपकोष कहलाता है। इसे P6 से भी प्रदर्शित करते हैं। डी ऑर्बिटल, वह उपकोष जिसमें 5 ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, डी उपकोष कहलाता है। इसे D10 से भी प्रदर्शित करते हैं। एफ उपकोष दोस्तों, एफ उपकोष वह उपकोष जिसमें 7 ऑर्बिटल पाए जाते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे F14 से प्रदर्शित करते हैं। हुंड का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप टिक कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट हुंड का नियम। हुंड ने क्या नियम दिया फ्रेंड्स? हुंड ने कहा कि झुंड नहीं लगाना हमें। हुंड ने क्या कहा? हमें सिर्फ झुंड नहीं लगाना। हुंड ने बताया जब किसी उपकोष कोष के प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है, इसके पश्चात उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का पुनः आगमन या वितरण प्रारंभ होता है। दोस्तों क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं? इनमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं ऊर्जा का वर्णन किया जाता है। क्वांटम संख्याओं में क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं ऊर्जा का वर्णन किया जाता है। जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है वे संख्याएं क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। क्वांटम संख्या मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथी चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, यह कोष या मुख्य ऊर्जा स्तर को व्यक्त करती है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। 0 को छोड़कर 1 से अनंत तक कुछ भी हो सकती है। द्विगुणित क्वांटम संख्या दोस्तों, द्विगुणित क्वांटम संख्या यह उपकोष या उपमुख्य ऊर्जा स्तर व्यक्त करती है। इसे L से प्रदर्शित कर L का मान 0 से लेकर n-1 तक होता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या यह परमाणु, ऑर्बिटल या कक्षक को व्यक्त करती है। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। L के प्रत्येक मान में m के माइनस से लेकर प्लस तक के 0 सहित होते हैं। -L से लेकर +L तक 0 सहित मान होते हैं इसके दोस्तों। चक्रण क्वांटम संख्या यह इलेक्ट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की गति को प्रदर्शित करती है। यदि वीडियो आपके लिए यूजफुल हो रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली का अपवर्जन नियम क्या था दोस्तों? पाउली ने बताया कि किसी भी परमाणु में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। पाउली ने बताया कि किसी भी परमाणु के में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। जैसे 1s2, 1s2 पहले इलेक्ट्रॉन के लिए n1 बराबर 0, l बराबर 0, m बराबर 0 और s बराबर +1। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 1, l बराबर 0, m बराबर 0 और s बराबर -1/2। तो क्या है? 3 क्वांटम संख्या बराबर हो सकती है, लेकिन दोस्तों चौथी क्वांटम संख्या बराबर नहीं होगी। आप बाउ का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप बाउ का नियम क्या था? आप बाउ ने बताया जिस उपकोष की ऊर्जा कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करते हैं तथा जिस उपकोष की ऊर्जा अधिक होती है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में प्रवेश करते हैं। यही आप बाउ का नियम था दोस्तों। उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉनों का वितरण निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर किया जाता है। ये दोस्तों 1s2 ये ऊर्जा आरेख है, इसे बना लीजिए, आपके लिए यूजफुल होगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। ये इलेक्ट्रॉन विन्यास करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 तत्व क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर, पैलेडियम और गोल्ड, ये 5 तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पालन नहीं करते हैं।
वैद्युत चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र पर रखने पर प्रतिकर्षित करते प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे N-3, O-2, Na+2 इत्यादि। परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? परमाणु संख्या किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों कुल उस परमाणु में परमाणु क्रमांक कहलाता है, अर्थात किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहलाता है। परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु भार क्या होता है दोस्तों? परमाणु भार द्रव्यमान संख्या होती है किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों तथा कुल न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल ही उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहलाती है। यह परमाणु भार कहलाती है। परमाणु भार बराबर है दोस्तों प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। यदि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम आपके लिए कल फिर से चैप्टर 3 लेकर आएंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।